हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बायो, और बायो का लेसन आपका है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इस लेसन में जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और ये वीडियो पार्ट 1 बनेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 बनेगा। इसके बाद पार्ट 2 इसी लेसन का दूसरा पार्ट में वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो में आपको 40 प्लस सवाल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और पार्ट 2 वीडियो में भी 40 प्लस रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी लेसन में कम से कम अच्छा बहुत सारा सवाल है, तो सभी सवाल को एक एक सवाल कर करके पढ़ेंगे, है ना, ताकि एग्जाम में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अभी एग्जाम आने में बहुत वक्त लगा हुआ है, बहुत वक्त है, तो हमको चाहिए कि क्या कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ ले। अभी से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा नहीं, ये तो हर कोई नहीं बता सकता है ना। तो फिलहाल हमको सभी पढ़ना है, सभी का नॉलेज लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, और तब आपको समझ में आ पाएगा, तब आपकी तैयारी जो अच्छी हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सवाल है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में, या किसी में नहीं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्री में, या पुरुष स्त्री दोनों में, या किसी में नहीं। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। लिंग गुण यानी कि लिंग क्या होता है? एक एक्स एक्स होता है, और एक यानी कि एक्स एक और ए वाई होता है ना। तो किसमें जो है पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? जाहिर सी बात, स्त्रियों में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण जो सूत्र का पूर्ण जोड़ा, पूरा जोड़ा स्त्री में जैसे 22 जोड़ा स्त्री में और 22 जोड़ा पुरुष में सेम होता है, एक्स 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 एक्स। लेकिन 23वां जोड़ा होता है स्त्री में एक्स एक्स होता है और पुरुष में होता है एक्स वाई होता है। तो महिला में तो पूरा जो है 23 जोड़ा तक जो है पूरा समान पाया गया है ना, पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म है? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म है या कितने योग है, ये बताना आपको। ठीक है, तो 21, 22, 23, 46। तो दूसरा का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा 23। जोड़े बोल रहा है ना, कितने युग्म है, युग में बोल रहा कितने युग में है, यानी कि कितने जोड़े हैं, तो 23 जोड़े हैं। अगर बोलता कितने हैं तो फिर आप 46 करते हैं, लेकिन जब जोड़ा बोलते युग में बोलते तो 23 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 3 देखिए, एक मिनट, ये देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोलता है? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट हुक और जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, ग्रेगर मेंडल ने। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। चौथा सवाल देखिए क्या बोलता है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? इनमें से कौन सा अभिलक्षण है जो वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की आकृति। तो इनमें से चारों में से कौन सी आपका वंशागत लक्षण नहीं दिख रहा है? तो 4 का आंसर क्या होगा? बाल की आकृति। बाल की आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन आँख का रंग, जैसे माँ का अगर आँख का रंग माँ का अगर भूरा है तो उसका बेटा का भी वही होगा। चमड़ी का रंग भी देखा जाए, अगर गोरा है माँ अगर गोरी है तो बेटा भी या बेटी भी गोरी होगी। और अगर शरीर का आकार भी देखा जाए, अगर किसी के माँ या किसी के फादर अगर नाटा है या नाटी है तो उनका जो औलाद होगा वो भी उन्हीं के आकार का होगा, मतलब उसी टाइप का होगा। ठीक है, अब किस्मत से कोई लंबा हो जाए तो ये अलग बात है। ठीक है, फिलहाल लेकिन बाल की कोई आकृति नहीं होता है, सबकी किसी के काला किसी के सादा वैसे को मतलब नहीं, सभी का एक अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाल जो है वंशागत नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। ओके, 5वां सवाल देखिए, समजात अंगों का उदाहरण। इनमें से समजात अंग कौन है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूसारी, उपरोक्त सभी। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, जो हमारा हाथ है और कुत्ते का आगे वाला पैर है, अग्रपाद मतलब आगे वाला जो पैर है, वो जो है समजात अंग के श्रेणी में आता है। ऑप्शन क्या होगा? समजात का मतलब एक जैसा, है ना, एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा काम करने वाला। हमारा हाथ का काम क्या है? खाना, रोटी खाना। कुत्ता का भी देखते हैं उसी टाइप के वो काम करता है। ठीक है, मतलब हमारा हाथ, जो मानव का जो हाथ है वो कुत्ता के आगे का पैर के बराबर है, पैर के तरह समजात है, एक जात की तरह। ठीक है, ओके। 6 नंबर सवाल देखिए कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है।
जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या वन? तो 6 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा डी राइट होगा। जैव विविधता का यानी कि जैव विविधता का मतलब डिफरेंस अलग अलग जो पाया जाता है वो विशिष्ट स्थल, सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है? वो वन में यानी कि जंगलों में देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप का जैव, कहीं शेर है, कहीं बाघ है, कहीं ये है, तो जंगलों में ज़्यादा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो ये जो बौने पौधे का दर्शाने का है कि यहाँ पे संकेत दिया है टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी, या सॉरी दोनों स्मॉल टी, दोनों कैपिटल टी। तो कौन है इनमें से जो बौने पौधों को दर्शाता है? 7 का आंसर क्या होगा? दोनों स्मॉल टी जो है वो जो है बौने पौधे को दर्शाता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, 8वां सवाल देखिए, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? ठीक है, आनुवंशिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल करो, जलवायु एवं वातावरण के अभाव से उत्पन्न जो विभिन्नता उत्पन्न होगी जलवायु और वातावरण से, उसको क्या कहेंगे? तो 8 का आंसर होगा कायिक विभिन्नता। क्या होगा? कायिक विभिन्नता। आंसर हमारा सी होगा, राइट आंसर। ठीक है, 9वां सवाल है, आँखों एवं बालों का रंग से किस प्रकार की विभिन्नता है? आँखों एवं आँख का रंग और बालों का रंग से किस प्रकार की विभिन्नता है? आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है, और है आपका कायिक विभिन्नता, द्विगुणित। तो यहाँ पे देखो आँख का तो ठीक है, बाल का रंग यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर हमारा ए ही राइट होगा, है ना। आनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। चलिए 10वां सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? 1 मिनट, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीन होता है ना, गुणसूत्र में जो जीन पाया जाता है, जीन जिसको बोलते हैं, तो किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जो जीन बना होता है उसको संरचना बोलते हैं। जीन जो बना होता है उसको बोलते हैं जीनी संरचना। तो उसको क्या कहते हैं? मोनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा जीनोटाइप। क्या होगा? जीनोटाइप। ऑप्शन हमारा 10 का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 का क्या आंसर होगा? जीनोटाइप। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 11वां सवाल देखिए, जीव के वह आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक समझ रहे, जो खानदानी चलते आ रहा, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इनमें से कौन है? तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप या फेनोटाइप या युग्मक या आनुवांशिकी। तो 11 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल फेनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको? फेनोटाइप बोलते हैं। तो जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको बोलते हैं फेनोटाइप। क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ओके, 12वां सवाल देखिए क्या बोलता है, निम्न में से प्रयोग में प्रथम संतति यानी कि F1 वाले पौधे कैसे थे? यानी कि जो मेंडल ने सबसे पहले जो प्रयोग किया था पौधा, तो वो F1 नाम उसको दिया था। तो पौधा कैसा था? लंबा था, बौना था, या आधे बौने आधे लंबे थे, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा? लंबे थे। ऑप्शन हमारा 12 का जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे? लंबे थे। 13वां सवाल देखिए, निम्न में कौन प्रभावी गुण है? इनमें से कौन जो है प्रभावी गुण है? लंबा, बौना, उजला फूल या सिकुड़ा बीज? प्रभावी गुण है। 13 का आंसर क्या होगा? लंबा जो है प्रभावी गुण है। मतलब प्रभावी गुण का मतलब कहने का मतलब ये है, जो जिसका माता पिता अगर लंबा होते हैं तो अक्सर उनके औलाद जो है लंबा होते हैं, लेकिन जिनका माता पिता बौना होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि बौना ही हो, लंबा भी हो सकता है। लेकिन लंबा जिसका होता है, जिसका माँ बाप, जिसकी माता पिता लंबा होता है, वो अक्सर जो देखने को मिलता है लंबा होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ए राइट होगा। चलो ये देखो, मेंडल के प्रयोग में टी का मतलब क्या है ना? अभी तो पढ़ रहे टी का मतलब क्या है? प्रभावी लक्षण है या लंबाई है, अप्रभावी लक्षण है, या ए और बी दोनों है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, यानी कि प्रभावी लक्षण भी दर्शाता है और लंबाई भी दर्शाता है। इस जो टी का मतलब है ये क्या दर्शाता है? प्रभावी लक्षण। कैपिटल टी के मतलब हुआ प्रभावी लक्षण और लंबाई भी। तो और उसमें पहले क्या था? स्मॉल दोनों स्मॉल टी आ रहा था, है ना। बौना पौधा के लिए दोनों स्मॉल टी आ रहा था, लेकिन कैपिटल टी रहेगा तो समझना कि लंबाई के लिए दर्शाता है और प्रभावी लक्षण के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 15 सवाल है, मेंडल के प्रयोग में
टी क्या दर्शाता है, यानी कि टी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या दर्शाता है, संकर नस्ल के बौने पौधे, संकर नस्ल के बौने पौधे, शंकु शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, है ना, संकर नस्ल के बौने पौधे। क्या होगा, संकर नस्ल के लंबे पौधे, सॉरी 15 का संकर नस्ल के 15 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जो है ये जो लंबे नहीं हो गए, यहाँ पे बौने नहीं, यहाँ पे लंबे लिखना है, दोनों तो सेम लिखा गया ना यहाँ पे ऑप्शन लंबे पौधे, ठीक है, ऑप्शन हमारा लंबे पौधे करेंगे, लंबे पौधे। यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका मतलब हुआ पौधा संकर नस्ल का होगा और कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 16वां सवाल है, द्विगुण संकरण के लिए मंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने। 16 का आंसर क्या, द्विगुण संकरण के लिए मंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे, गोलाकार और पीले, गोलाकार और हरे, झुर्रीदार और हरे, या ए और सी। तो 16 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, ए और सी, यानी कि गोलाकार पौधा चुने थे और पीले रंग के थे, और फिर सी झुर्रीदार और हरे रंग का। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, द्विगुण संकरण के F2 में क्या लक्षण प्ररूपित अनुपात प्राप्त हुआ। ओके 17 क्या बोलता है, द्विगुण संकरण के F2 में क्या लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ, यानी कि जो अनुपात है वो बताना आपको, द्विगुण संकरण वाला जो पौधा था, लक्षण था, उसका अनुपात बताना, क्या अनुपात जो है प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन देखो 3:1, 1:2:1 और 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन हमारा होगा 17 का सी, 9:3:3:1 ये होगा, ठीक है। 17 का क्या होगा आंसर, सी राइट होगा। 18 नंबर सवाल देखो, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो जोड़ा बोर्ड दे रहा, तो ये तो इजी वाला सवाल हो गया, 23 जोड़ा जो है क्रोमोसोम होते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपको। ये देखो, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, फिर वही बोल दिया, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो यहाँ पे जोड़ा नहीं लिखा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप टिक आउट करेंगे तो क्या होगा, बी। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में अगर 46 दे देगा तो फिर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46, क्योंकि यहाँ बोला कितने क्रोमोसोम होते हैं। अगर ऑप्शन में 46 देगा तो 46 आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन दिया 23, 22, 21, 23, 25, 20 है ना, तो 23 हमारा आंसर राइट होगा। अब जब जोड़ा बोले तो हमारा 23 तो आंसर होगा ही होगा, ठीक है। 20वां सवाल देखो, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। वाह, 20 का अच्छा सवाल है। चूहे के पूंछ पर, चूहा का जो पूंछ होता है 21 पीढ़ियों तक, यानी कि 21 पीढ़ी तक, समझ रहे हैं, पीढ़ी मतलब समझ रहे हैं, 21 पीढ़ी तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। कौन वैज्ञानिक था जो 21 पीढ़ी तक काम किया था सिर्फ चूहे के पूंछ के ऊपर, ठीक है। तो 20 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, वाइसमैन। क्या होगा, वाइसमैन। वाइसमैन एक वैज्ञानिक था जिसका 21 पीढ़ी तक जो है चूहे के पूंछ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उस पर काम किया था, ठीक है, आंसर सी होगा। चलो नेक्स्ट आपका 21वां सवाल है, एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां होती है। एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां होती है, 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन 2, क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है, जब नर युग्मक 23 गुणसूत्र वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है ना। यानी कि जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ और 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो जो उससे जो बनेगा, तो यानी कि इसका मतलब ये समझो, यानी कि एक कोई पुरुष है तो पुरुष का 23 जोड़ा रहेगा गुणसूत्र, और कोई महिला है 23 जोड़ा। अब ये दोनों आपस में मिलें तो उससे जो उत्पन्न संतान होगा वो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो आप तो जाहिर सी बात है, क्योंकि डायरेक्ट जानते हैं कि 46 तो गुणसूत्र होता ही है, चाहे वो औलाद हो या माँ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, मानव के लिंग गुणसूत्र है, मानव के लिंग गुणसूत्र क्या XY, XX या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही देना। देखो मानव बोल दिया, मानव का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल दोनों इसमें है, तो हमारा क्या आंसर होगा बी। ऐसा नहीं मानव समझ के मेल समझ लेना और इसको फिर ए रंग देना,
फिर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, मानव का मतलब स्त्री पुरुष दोनों आ गए उसमें, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट होगा। ओके, देखो नेक्स्ट है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में लिंग गुणसूत्रों मतलब समझ रहे ना, जिससे लिंग निर्धारण होता है उसके लिए बोल रहा, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जाहिर सी बात 2 होती है ना, एक में एक्स वाई होता है, एक में एक्स एक्स होता है, तो 2 ही तो है जो लिंग निर्धारण करता है ना, 2 ही जो है लिंग निर्धारण करता है। अगर एक्स से जाकर मिलेगा तो ये एक अलग लिंग बनेगा, और एक्स से वाई से मिलेगा तो ये अलग लिंग बनेगा, तो 2 हो गया। नेक्स्ट है 25वां, देखिए, अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित हो तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित हो तो उस व्यक्ति का जो लिंग हो क्या होगा, स्त्री पुरुष दोनों। तो ये मैं बताया था, जब एक्स वाई उपस्थित रहेगा तो क्या होगा, 25 का आंसर हो जाएगा पुरुष, है ना। क्या होगा आंसर भी, किसी व्यक्ति में अगर एक्स वाई है इसका मतलब क्या, ये पुरुष वाला है, और अगर एक्स एक्स है तो ये आपको समझना क्या, स्त्री वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पर डिपेंड करता है, माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, या पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, या माता और पिता दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो संतान जो औलाद होता है उसका लिंग निर्धारण मतलब बॉय होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, तो वो डिपेंड करेगा पिता से प्राप्त गुणसूत्र पे, क्योंकि पिता का क्या होता है, एक्स वाई होता है, और माता का एक्स एक्स होता है। तो अगर ये तो एक्स तो जाकर मिल सकता है, लेकिन वाई मिलेगा कब, ये किस्मत है पिता, यानी कि डिपेंड करता है फादर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अगर संतान को पिता से एक से गुणसूत्र मिल रहा, वंशानुगत हुआ, तो उसका लिंग क्या होगा। तो माता में तो ऑलरेडी एक्स एक्स है ही है, लेकिन पिता से भी एक से ही मिल रहा, अब बोलो पिता से भी जाके एक से ही मिलेगा तो क्या बनेगा, स्त्री बनेगा। 27 का आंसर क्या होगा, हमारा 27 का जो आंसर होगा वो ए राइट होगा। लेकिन अगर बोलता कि अगर संतान को पिता से वाई गुणसूत्र अगर वंशागत होता तो फिर हमारा बनता पुरुष, लेकिन यहाँ बोल रहा है एक से गुणसूत्र वंशानुगत है, यानी कि मिल रहा जाकर के। चलिए 28वां सवाल है, संतान का रुधिर ब्लड ग्रुप किस पर डिपेंड करता है, जलवायु पर, आसपास के वातावरण पर, माता पिता के रुधिर वर्ग पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खून का जो काम है, जो खून का रंग ब्लड ग्रुप होता है ए बी सी जो भी हो, है ना, ए बी या ओ या ए बी दोनों, या ए अलग बी अलग, तो ये डिपेंड किस पे करता है। तो देखो जलवायु पे क्यों डिपेंड करेगा यार, कहीं कश्मीरी में अलग होता है क्या, अलग ऐसा तो नहीं है, या तो गर्मी इलाका में अलग तो नहीं होता है। माता पिता के गुणसूत्र पर, माता पिता के रुधिर वर्ग पर, सॉरी रुधिर खून का वर्ग कैसा है माता पिता का, किसका ए है, किसका ए बी है, किसका ओ है, किसका ए बी है, तो इस पे डिपेंड करता है, माता पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है कि संतान का रुधिर वर्ग किस पर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। ठीक है, ओके। 29 सवाल देखो, ए बी ओ रुधिर वर्ग में किसका जीन प्रभावी होता है, ए बी ओ रुधिर वर्ग में किसका जीन प्रभावी होता है। तो देखो रुधिर, हाँ क्या है, रुधिर वर्ग, रुधिर लिखा हुआ है ये रुधिर, ठीक है, रुधिर समझिएगा, रुधिर वर्ग ए का, रुधिर वर्ग बी का, रुधिर वर्ग ओ का, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, 29 का आंसर होगा डी, ए और बी दोनों का, यानी कि किसी का अगर रुधिर एओ है ग्रुप है तो ए का भी है और बी का भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रुधिर ओ का जीन होता है, रुधिर ओ का जीन क्या होगा, प्रभावी या अप्रभावी या दोनों या कोई नहीं। तो रुधिर ए का जीन क्या होगा, 30 नंबर सवाल का आंसर होगा अप्रभावी। क्या होगा, अप्रभावी। ओके, क्योंकि रुधिर ओ क्या होता है, डोनर होता है, ये सबको खून दान कर सकता है, लेकिन लेगा किसी से सिर्फ ओ से ही ले सकता है, इसलिए ये क्या होता है अप्रभावी, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी दूसरा खून इस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति किसी और रुधिर वाले वर्ग व्यक्ति से दूसरा खून नहीं ले सकता है, जब भी लेगा तो ओ से ही ले सकता है, लेकिन दान कर सकता है सभी को, ए को, बी को, ए बी को। ये देखो ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप क्या होता है, यानी कि ये एक आपका बना हुआ है जीनोटाइप। तो अगर ओ किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो 31 का क्या आंसर होगा, 31 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, राइट होगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 सवाल देखिए, अपने जिंक में, अपने जंग क्या लिखा 32 का, जीव अपने जनक से, तो यहाँ देखिए सवाल आप मैं सुधार दिया इसको, क्या बोल रहा है, कि बोल रहा जीव अपने जनक से
भिन्न कैसे होता है, यानी कि जीव जो है अपने जनक से कैसे यानी कि जो बच्चा पैदा करने, यानी कि जो माता पिता होता है वो जनक उसी को नहीं बोलते जो जनक जन्म देता है, तो उससे जीव अलग भिन्न कैसे दिखता है, अनुवांशिक परिवर्तन के कारण या जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से या दोनों से या कोई नहीं। तो 32 का क्या आंसर होगा, 32 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, दोनों से। अनुवांशिक परिवर्तन से भी होता है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन से भी होता है, वातावरण के प्रभाव से, दोनों से होता है। जीव अपने जनक से जो है भिन्न होता है, ठीक है, तो पूरा भिन्न नहीं होगा, भिन्न के मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो बाप का शक्ल बेटा का शक्ल सेम टू सेम डिटो तो नहीं मिलेगा। अगर बाप का शक्ल है तो बेटा का शक्ल मिलेगा, हल्का हल्का मिलेगा, मतलब पता चलेगा हाँ इसी का बेटा है, लेकिन पूरा तो डिटो नहीं मिल जाएगा सेम टू सेम। किसी का तिल है गाल पे, किसी का नहीं है, ऐसा भी होता है ना। नेक्स्ट देखो, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाता है, परिस्थितियों लिखा हुआ है, ठीक है। परिस्थितियों के कारण जीव जो अपने आप में परिवर्तन लाते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन, प्रकृति चयन और अनुप्रयोग, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। तो 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए राइट होगा, अनुकूलन। क्या होगा, अनुकूलन, यानी कि बोला परिस्थितियों के कारण, जैसा परिस्थिति है उसके अनुसार जीव अपने में जो परिवर्तन लाता है तो उसको अनुकूल का मतलब जैसा मौसम है, जैसा परिस्थिति है उसी तरह से ढल जाना, उसको बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट 34 सवाल है, डार्विन का सिद्धांत कार्य करता है। डार्विन का सिद्धांत जो है कार्य करता है, कार्य क्या बताता है, ऑप्शन देखो, सरल जीवों में जटिल जीवों का विकास, लक्षणों की पीढ़ी, वंशानुगति, पृथ्वी की उत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बोला डार्विन का विकास जो है क्या बताता है, डार्विन का विकास क्या बताता है। तो 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, सरल जीवों में जटिल जीवों का विकास, ऑप्शन क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल कार्बनिक अणुओं से हुई है। क्या होगा, किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल कार्बनिक अणुओं से हुई है। तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, JBS हॉल्डेन। ओके, 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर होगा JBS हॉल्डेन, ऑप्शन हमारा सी होगा। बस ज़्यादा नहीं, 10 सवाल और पढ़ेंगे। बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है, बाह्य आकृति या व्यवहार का वितरण, जीन, जाति, अभिलक्षण या जाति उद्भव। तो 36 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा, अभिलक्षण। लक्षण क्या है, बाह्य आकृति मतलब आपके शरीर का बाह्य बनावट, और व्यवहार मतलब जो आप व्यवहार करते हैं। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये क्या क्या कहता है, अभिलक्षण, लक्षण जैसा रहेगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है, ठीक है, ऐसे अंग जिनकी संरचना एवं उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में भिन्न है। तो संरचना जो है और उत्पत्ति पूरा समान मिल रहा, बराबर मिल रहा, लेकिन कार्य अलग अलग कर रहा, उसको क्या कहते हैं, समाज अंग या असमजात अंग, जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का क्या आंसर होगा, 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा ए, समाज अंग। क्या बोलेंगे, समजात, 37 का आंसर हमारा होगा समजात अंग, सॉरी समजात यहाँ पे लिखा हुआ है, समजात अंग। क्या होगा, समजात अंग, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है, संरचना बराबर है, उत्पत्ति भी समान, लेकिन कार्य जो अलग अलग है तो उसको बोलते हैं क्या, समजात अंग, काम अलग अलग होता है, ठीक है, समजात अंग बोलते हैं। तो बनावट सेम मिलेगा, उत्पत्ति भी सेम मिलेगा, लेकिन काम अलग अलग मिलेगा, उसको बोलेंगे समजात अंग। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। अब देखो क्या बोल रहा, संरचना अलग होता है, उत्पत्ति अलग है, लेकिन काम जो है समान करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समाज अंग, समजात अंग, सॉरी समजात अंग, मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग हो गया, समजात अंग, असमजात अंग, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का क्या आंसर होगा, 38 का आंसर होगा हमारा सी, असमजात अंग, ऑप्शन क्या होगा, सी, वो राइट आंसर होगा। 39 सवाल है, पक्षी और तितली के पंख कैसा अंग है, पक्षी और तितली के पंख कैसा अंग है, समजात है, असमजात है, अवशेषीय अंग है, या इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी, असमजात अंग है, यानी कि बनावट अलग है, संरचना अलग है, लेकिन काम जो है समान है, उसको बोलते हैं क्या, असमजात।
और समजात बोलते हैं बनावट भी सेम रहेगा, संरचना भी सेम रहेगा, लेकिन काम अलग अलग रहेगा। तो ये समझ लेना समजात अंग किसको बोलते हैं और असमजात अंग किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लैनेरिया, जिसको बोलते हैं सरल चपटा कृमि की उत्पत्ति किस लिए हुई थी। प्रकाश को पहचानने के लिए विभिन्न रंगों को पहचान जाती है, विभिन्न रंगों से पहचानी जाती है, अति विकसित है, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा राइट। प्रकाश को पहचानी जाती है, प्रकाश को पहचान जाती है। प्लैनेरिया जो होता है वो आंखें क्या बोलता है, ऑप्शन 40 का, हाँ 40 का सवाल एक्चुअली थोड़ा चेंज है। प्लैनेरिया जो है कि आंखें नेत्र बिंदु है, ये जो है ना यहाँ से चेंज होया हुआ है। प्लैनेरिया की आंखें नेत्र बिंदु है, कैसा है, तो वो प्रकाश को पहचान लेती है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, इसमें जोड़ा हुआ था, मिस्टेक हो गया। पक्षियों के परों की उत्पत्ति किस लिए हुई थी, उड़ने के लिए है ना, क्या होगा, उड़ने के लिए, उष्मारोधन के लिए, उड़ाने नहीं होगा, उड़ने के लिए, उष्मारोधन के लिए, या दोनों के लिए। तो 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर हमारा होगा बी, उष्मारोधन के लिए। तो पक्षी के जो पर बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए, उष्मारोधन के लिए, ताकि वो उसका हीट जो है बना के रखें। और जब उष्मारोधन रहेगा उसके लिए बनाया, तो उससे किस सहायता से वो उड़ भी रहा है। ठीक है, ये मेन इसका मतलब है। 42 सवाल है जंगल गोभी, 42 का आंसर क्या है, जंगली गोभी से किस सब्जी का विकास किया गया है। जंगली गोभी से किस सब्जी का विकास किया गया, फूल गोभी, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का क्या आंसर होगा, 42 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं। मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी या आरबीसी की सतह पर, या कहीं नहीं। तो 43 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा, आरबीसी के सतह पर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में चिंपैंजी में चिंपैंजी में क्या समानता है। मनुष्य में और चिंपैंजी यानी कि मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है, क्या दिखता है। चिंपैंजी मनुष्य का पूर्वज है, या मनुष्य चिंपैंजी का पूर्वज है, या चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज समान थे, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा, चिंपैंजी और मनुष्य जो है पूर्वज में समान थे, इसलिए जो है मनुष्य और चिंपैंजी समान दिखते हैं। चलिए ये लास्ट सवाल बता दो आप लोग। संसार में मानव की कितनी प्रजाति है, संसार में मानव की कितनी प्रजाति, 1 2 3 4। 45 का क्या आंसर होगा, 45 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, संसार में मानव की एक ही प्रजाति है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा 45 का ए, क्योंकि मानव प्रजाति के मतलब अलग, जैसे कि जानवर की कितनी प्रजाति, जानवर की तो बहुत सारा प्रजाति है। अब जानवर में देख लो यार, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, ये सब जानवर है, लेकिन मानव तो एक ही है। हाँ, स्त्री पुरुष अलग बात है, लेकिन मानव तो एक ही है ना, मानव की एक ही प्रजाति है। ऑप्शन हमारा क्या होगा ए राइट आंसर हो जाएगा जी।